नमस्कार साथियों, अमन एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। और जैसे ही हमारे YouTube चैनल पे जीके की क्लासेज चल रही है, वैसे ही आज से हम शुरू करने जा रहे हैं हिंदी की क्लासेज, जिसमें हम सामान्य हिंदी यानी कि हिंदी व्याकरण का पूरी करने वाले हैं। हिंदी व्याकरण पूरी पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं कि हम कौन कौन से टॉपिक हम हिंदी व्याकरण में पढ़ने वाले हैं। तो हिंदी व्याकरण में सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम वर्ण विचार। वर्ण विचार सबसे पहले वर्ण विचार कंप्लीट करेंगे, जिसकी की 2 क्लासें होगी। एक स्वर एक क्लास में पढ़ेंगे हम स्वर और एक में पढ़ेंगे व्यंजन। फिर इसके बाद में हम शुरू करने जाएंगे विकारी शब्द। विकारी शब्द के अंदर पहला आएगा संज्ञा, फिर सर्वनाम, फिर विशेषण और फिर क्रिया। ये चारों आ जाएंगे विकारी शब्द ये पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द, या फिर इनको बोल लो आप अवयव। ठीक है। अविकारी और विकारी क्या होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा। एक बार मैं बता देता हूं। जो मतलब कि वचन काल लिंग के आधार पर जिनमें परिवर्तन हो सकता है वो होते हैं विकारी, और काल वचन लिंग के आधार पर जिनमें परिवर्तन करना संभव नहीं है वो होते हैं अविकारी शब्द, या फिर उनको बोलते हैं अवयव। ये पढ़ने के बाद ये जब चीजें कंप्लीट हो जाएगी ना, वर्ण विचार वगैरह, उसके बाद हम शुरू करेंगे संधि। फिर उसके बाद पढ़ेंगे समास, संधि समास, और फिर उसके बाद पढ़ेंगे उपसर्ग, संधि समास उपसर्ग प्रत्यय। ये कंप्लीट करेंगे। और क्रिया आई गई है। और फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे जो भी अपने शब्द होते हैं जो कि हम याद नहीं कर पाते हैं, जैसे कि ये सब आ गए उसके अंदर। चलो ये शब्द पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे, इसके अंदर आता है एक चीज, एक आता है ये शब्द शुद्धि, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में आता है वाक्य शुद्धि। ये चीजें सब कंप्लीट कर लेंगे ना। अगर ये पहले वाली चीजें हमारी सब कंप्लीट अच्छे तरीके से हो गई ना, तो शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि में हमारे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे जितने भी हमारे शब्द है, जैसे कि विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, और इसमें आता है युग्म शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए एक शब्द, और फिर आखिरी में पढ़ेंगे मुहावरे और लोकोक्ति। ये हम हिंदी में कंप्लीट करने वाले हैं। एक बार नोट कर लेना अपने आप, ये सब टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं और इसी क्रम में पढ़ने वाले हैं इनको। तो आज हम पढ़ेंगे, सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं वर्ण विचार की। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार के लेंगे हम 2 क्लास। फर्स्ट में पढ़ेंगे हम इसमें स्वर, और क्लास जो सेकंड होगी उसमें पढ़ेंगे हम व्यंजन। ठीक है। तो हम आज शुरू करने जा रहे हैं स्वर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भाषा ना एक दूसरे से बात करने का माध्यम, या फिर अपने विचारों को दूसरे तक मतलब ट्रांसफर करने का जो माध्यम है ना, वो क्या है? वो भाषा है, भाषा या व्याकरण है। तो भाषा या व्याकरण की जो सबसे छोटी इकाई, हमसे पूछे कि भाषा या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो भाषा या व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। और हमसे पूछा जाए कि भाषा या व्याकरण की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी होती है,
तो वो होती है ध्वनि। दिखा देता हूं मैं आपको कि ये नोट कर लेने पॉइंट, यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है क्या, यहां लिखेंगे हम वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, मौखिक इकाई तो वो क्या होगी, मौखिक इकाई होगी ध्वनि। ठीक है। और एक और आता है भाषा की सार्थक यानी कि अर्थ के आधार पे सबसे छोटी इकाई, भाषा की सार्थकता के आधार पर सबसे छोटी इकाई, तो ये होगी भाषा की सार्थकता के आधार पर जिनका कि कुछ अर्थ हो, वो सबसे छोटी इकाई होगी शब्द। और एक और आता है कि भावार्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, भावार्थ के आधार पर, तो भावार्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होगी ना, वो होगी वाक्य। अब देख लो दोस्तों, इतना समझाने की जरूरत नहीं है मेरे को, इतना आप सब जानते हैं कि वर्ण होते हैं ना जो अलग अलग वर्णों से मिलकर, जैसे कि ये हो गया वर्ण, हो गया ये रा, फिर एक वर्ण हो गया मैं। अभी दो वर्णों से मिलकर किसका निर्माण हो रहा है, दो वर्णों से मिलकर निर्माण हो रहा है राम का। तो ये क्या है, ये क्या है, ये है वर्ण, और ये भी क्या है वर्ण, और ये क्या मिलकर क्या बना, शब्द। तो ठीक है, तो यही चीज है कि वर्णों से मिलकर किसका निर्माण होता है, वर्णों से मिलकर निर्माण होता है शब्द का निर्माण होता है, वर्णों से मिलके शब्द का निर्माण होता है। और शब्दों से मिलके जैसे कि राम, गया, आया, बैठा, ये जो शब्द है ना जितने भी, इन शब्दों से मिलके किसका निर्माण होता है, वाक्य का निर्माण होता है। तो सबसे छोटी इकाई वर्ण है, और सार्थकता के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। और भावार्थ जिसका कि हम अर्थ निकाल सके, जैसे कि हम पढ़ते हैं कनक कनकते सौ गुनी मादकता अधिकाय, जैसे कि ये एक लिखी गई है एक पंक्ति, इसका जो अर्थ निकाल पा रहे हैं ना हम कि क्या मतलब है इसका, वही है तो होता है कि वाक्य में किसी पंक्ति का अर्थ निकल पाए, उसे कहते हैं भावार्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है वाक्य। और एक और होता है जिसे कहते हैं पद। अब पद, ये पद होता क्या है कि विभक्ति सहित जो जो शब्द होते हैं ना, शब्दों का विभक्ति सहित वाक्य में प्रयोग, शब्दों का विभक्ति सहित वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे कि आप देख लो, एक बार आपको समझा देता हूं मैं एग्जांपल से। एक शब्द है रावण, अब आपसे पूछेगा कोई, ये है एक शब्द है ये, अब एक और लिखता हूं मैं नीचे, रावण को राम ने मारा, उल्टा भी लिख सकते हैं, राम ने रावण को मारा, ये मतलब कि राम ने रावण को मारा, चाहे रावण को राम ने मारा। ठीक है, तो अब आपसे मैं पूछूंगा ना कि इसमें रावण क्या है, तो आप वाक्य थोड़ी ना बोलोगे, वर्ण थोड़ी ना बोलोगे, आप बोलोगे कि रावण क्या है, रावण है शब्द। और अगर मैं आपको पूछूंगा ना यहाँ पे कि इस वाक्य में ये रावण को ये क्या है, तो इसको बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम पद। यानी कि शब्द का वाक्य में विभक्ति के साथ प्रयोग करते हैं ना हम, तो उसको बोलते हैं हम पद। होता शब्द ही है, बस उसके साथ में विभक्ति लग जाती है। ठीक है, तो ये जो हमारा नॉर्मल परिचय है जो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, वर्ण विचार में हम पढ़ रहे हैं स्वर। तो स्वर जो भी आते हैं हिंदी के अंदर कितने होते हैं स्वर, हिंदी में स्वर होते हैं, ये देख लो आप, जैसे कि अब हम पढ़ते हैं तो पढ़ने में तो स्वर कितने पढ़ेंगे हम, कितने पढ़ते हैं हम स्वर, हम पढ़ते हैं 13 पढ़ते हैं। लेकिन हिंदी के अंदर स्वर आते हैं कितने, मैं आपको बता देता हूँ, ए, आ,
छोटी ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ और री और ए, आई, ओ और औ। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। तो हम स्वर कितने पढ़ते हैं हिंदी में? हिंदी में स्वर पढ़ते हैं हम 11। अब आप बोलोगे कि सर ये भी तो होते हैं, ये अंग और अह, तो ये स्वरों के अंदर हिंदी में हम नहीं पढ़ते हैं और इनको बोलते हैं क्या? अयोग वह, अयोग वह स्वर, अयोगवान स्वर इनको बोला जाता है। और संस्कृत में ये 11 स्वर पढ़ते हैं हम किसमें? हिंदी में। और संस्कृत में बात की जाए ना, संस्कृत, तो संस्कृत में हम कितने पढ़ते हैं? संस्कृत में पढ़ते हैं हम 13 स्वर। 11 तो ये होते ही है, प्लस एक आता है री और एक आती है ये दीर्घ री। तो एक तो दीर्घ री पढ़ते हैं हम संस्कृत में और एक पढ़ते हैं लरी, लरी पढ़ते हैं संस्कृत में। इसलिए संस्कृत में पढ़ते हैं हम कितने स्वर? संस्कृत में पढ़ते हैं 13 स्वर पढ़ते हैं संस्कृत में। अब हम देखेंगे कि जो स्वर पढ़ लिए हमने अंग और अह, इनको हम हिंदी में स्वरों के रूप में नहीं पढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे कि स्वरों के प्रकार, मतलब कि अलग अलग आधार पर, जैसे कि उच्चारण काल के आधार पर मतलब स्वरों के प्रकार, जीवा की सक्रियता के आधार पर स्वरों के प्रकार, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, और भी अन्य प्रकार है कि उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं। मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले पढ़ेंगे स्वरों के प्रकार। तो पहला पढ़ेंगे किसके आधार पर? उच्चारण काल, उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के कितने प्रकार होते हैं? उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं 3, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ठीक है, उच्चारण काल के आधार पर स्वरों के प्रकार होते हैं 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर, दूसरा दीर्घ में बड़ी मात्रा है दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर, इनमें सीधा सीधा सा मतलब मैं पहले तो आपको बता देता हूं। इसमें एक मात्रा होती है, एक मात्रा आती है इसमें, इसमें 2 मात्रा आती है और इसमें 2 से अधिक मात्रा होती है। ठीक है, और सीधा सीधा मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, सिंपल भाषा में बताऊं तो जो ह्रस्व स्वर होते हैं ना, उनके उच्चारण में जो समय लगता है ना, उच्चारण काल के आधार पर पढ़े ना, तो उच्चारण में समय कम लगता है दीर्घ स्वर की अपेक्षा, और दीर्घ स्वर में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा उच्चारण काल में, उच्चारण में समय अधिक लगता है। और जो प्लुत स्वर होता है ना, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर की तुलना में भी उसमें उसके उच्चारण में समय अधिक लगता है। ह्रस्व स्वर, इसके अंदर हम पढ़ते हैं अ, लघु ई, लघु ऊ और री, जिनके उच्चारण में समय कम लगता है। और जो इसके अलावा जो भी बचते हैं वो आते हैं हमारे दीर्घ स्वर में। और दीर्घ स्वर, अब दीर्घ स्वर में भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है संधि स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। तो संधि स्वर भी पढ़ेंगे, संयुक्त स्वर भी पढ़ेंगे। और एक होता है जो प्लुत स्वर है ना, प्लुत स्वर में यह होता है कि उच्चारण काल में जो समय लगता है वो समय दीर्घ स्वर से भी ज्यादा लगता है। जैसे कि हम ये उदाहरण तो सभी बताते हैं कि जैसे कि हम उच्चारण करते हैं कि ओ, या ओम का उच्चारण करते हैं ना हम, जब लंबा करते हैं हम इसका उच्चारण ओ,
ऐसे ऐसे उच्चारण करते हैं, तो ये हो गया प्लुत स्वर। लेकिन साथ में हम किसी को आवाज लगाते हैं या दूर से बुलाने के लिए जिसका यूज करते हैं ना, जिसका प्रयोग करते हैं हम, वो भी प्लुत स्वर में आएगा। हम दूर से आवाज लगाने के लिए हम हमारी ध्वनि को खींचते हैं, जो लास्ट का जो अक्षर रहता है स्वर की जो ध्वनि रहती है ना, उसको हम खींचते हैं और लंबी आवाज में करके बुलाते हैं, तो उसके लिए भी प्लुत स्वर ही प्रयोग में आता है। ह्रस्व स्वर, अब इसके उदाहरण देखिए। ह्रस्व स्वर में हम पढ़ेंगे क्या, इसमें आएगा ए, लघु ई, लघु उ और री, ये चार हम इसमें पढ़ने वाले हैं। अब इसके अंदर आता है, इसके दो प्रकार हैं। एक आ गया संधि स्वर और एक आ गया संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर, तो संधि स्वर में कहा जाएंगे इसमें क्या, आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ। तो ये मिलकर बन रहे किससे, ए या आ, उसके बाद ए या आ आता है, तो इससे बन रहा है ये दीर्घ स्वर। इन सब में क्या है, कौन सी संधि है, दीर्घ संधि इनमें। और ये किससे बन रहा है, छोटा ई, बड़ा ई, या फिर उसके बाद छोटा ई और बड़ा ई आता है तो बड़ा ई बनता है। और ये उ प्लस उ और छोटा उ प्लस बड़ा उ, दोनों से मिलकर इसका निर्माण हो रहा है। इन सब में, इन तीनों में कौन सी संधि है, दीर्घ नहीं हो रहा है क्या, छोटा या बड़ा, छोटा या बड़ा दोनों मिलकर बनता क्या है, बनता बड़ा ही है, बनेगा बड़ा ही। तो इन तीनों में कौन सी संधि है, इनमें संधि है दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि में है। और फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं संधि स्वर पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे संयुक्त स्वर। तो संयुक्त स्वर में कौन कौन से आएंगे, संयुक्त स्वर में आएंगे एक तो ए, एक आई, एक ओ और एक औ। जो ये चीजें मैं आपको भी समझा रहा हूँ ना, अगर ये आपके समझ में भी नहीं आ रही तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो आपको ऐसे बता रहा हूँ। पढ़ाना मुझे यही था, बट मैं ये सब चीजें साथ में आपको बता रहा हूँ। ये चीजें सब संधि के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। तो ये है ए, तो अब ए का निर्माण किससे होता है, ए का निर्माण होता है ए और ई से। ई का ये हो चाहे ये ई हो, इससे मिलकर ए का निर्माण होता है। और इसका होता है ए और छोटा ए, इससे बड़ा ए बनता है। और ओ का होता है ए और उ से, और ओ का निर्माण होता है इससे ए के बाद आएगा ओ, इससे होता है। अब इसमें देख लो आप, ए के बाद ई आता है तो ए हो जाता है, तो ये कौन सी संधि हो गई, गुण संधि। ऐसे ही देख लो यहाँ पे, ऊपर एक मात्रा तो गुण संधि, ऊपर दो मात्रा तो वर्धी संधि। सब बताऊंगा मैं आपको, संधि में बताऊंगा सब चीजें। ओ ए के बाद जो आता है तो क्या हो जाता है, ओ हो जाता है। यहाँ कौन सी संधि है, यहाँ संधि है गुण संधि। और ये जो है दो मात्रा आएगी ऊपर, यहाँ कौन सी संधि आएगी, वृद्धि संधि। यानी कि एक मात्रा में दो मात्रा हो जाती है तो क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ कौन सी संधि हो गई, वृद्धि संधि हो गई। ठीक, तो अब हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ लिया एक उच्चारण काल के आधार पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं जीवा की सक्रियता के आधार पर। और जीवा की सक्रियता के आधार पर प्रकार होते हैं इनके तीन, अग्र, मध्य और पश्चिम। तो मैं भी इतनी ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा आपको, वो सब चीजें जो भी है ये सब करके बताया मैंने, ये सब हम संधि में पढ़ने वाले हैं। तो ज्यादा देर नहीं करते हुए बता देता हूं मैं आपको जल्दी से। जीवा की सक्रियता, सक्रियता के आधार पर वीडियो भी रोकना पड़ा था बीच में, पसीना इतना ही आ रहा था घर में और इन्हें। तो हम जीवा की सक्रियता के आधार पर पढ़ते हैं। तो पहला आएगा क्या, अग्र स्वर, दूसरा आएगा मध्य स्वर और तीसरा आएगा पश्चिम स्वर। एक मिनट, दूसरा आएगा क्या, पश्चिम स्वर। पश्चिम स्वर में भी पश्चिम स्वर। तो अग्र स्वर में हम पढ़ने वाले हैं जिनका उच्चारण, जीवा की सक्रियता के आधार पर ये है कि जिनका उच्चारण करने पर जो हमारी जो जीवा होती है ना, उसका कौन सा भाग सक्रिय रहता है।
कि जैसे कि हम अग्र स्वर में देखेंगे ना तो ई ए आई, जो हम इनका उच्चारण करते हैं ना ई ए आई दी, जिनमें हमारा जीवा का जो अग्रीय भाग जो होता है ना, अग्र वाला भाग, आगे वाला भाग, वो सक्रिय रहता है। यह है, इसमें आएंगे क्या, ई, दीर्घ ई और ए और दीर्घ ए, और साथ में आएगा क्या, री। ये सब चीजें इसमें आएंगी। मध्य स्वर से जिनका उच्चारण जीवा के मध्य भाग से होता है, इसमें आएगा क्या, इसमें आएगा ए। और जो फिर बाकी बच रहे हैं ना, जैसे कि आ, लघु उ, दीर्घ उ और ओ और औ, और साथ में एक और आता है, ये जो डॉक्टर वाला आता है ना ओ, ये भी हम पश्चिम स्वर के अंदर ही पढ़ने वाले हैं। तो ठीक है, आपके दो प्रकार हो गए, एक उच्चारण काल के आधार पर हो गया, एक जीवा की सक्रियता के आधार पर हो गया। अब हम तीसरा पढ़ने वाले हैं, इनको मैं बोर्ड को मैं साफ कर देता हूँ। तीसरा पढ़ेंगे हम किसके आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर। तीसरा हम पढ़ने वाले हैं किसके आधार पर, ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर यही है कि स्वरों का उच्चारण करते समय जो हमारे ओष्ठों की जो स्थिति रहती है ना, वो किस प्रकार रहती है, तो उसके आधार पर हम पढ़ने वाले हैं। ओष्ठ आकृति के आधार पर हम पढ़ेंगे। तो ये आता है तीसरा प्रकार हमारा ओष्ठ आकृति के आधार पर। ओष्ठ आकृति के आधार पर। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, मात्र दो प्रकार। एक होता है वृत्ताकार और दूसरा होता है वृत्ताकार। ठीक है, तो कि जिन स्वरों का उच्चारण करते समय हमारे ओष्ठ वृत्त के समान गोल हो जाते हैं, वो आते हैं वृत्ताकार के अंदर, और जिनमें ऐसा नहीं होता है वो आएंगे अवृत्ताकार में। ठीक है, तो हम जैसे स्वरों का उच्चारण करते हैं ना, जैसे कि ऊ ओ औ, ये जो चार है ना, इनका उच्चारण करते समय हमारे होठ वृत्ताकार हो जाते हैं। तो इसके अंतर्गत आएंगे ऊ, दीर्घ ऊ, ओ और औ, और एक ये ओ, ये भी इसमें ही आता है। फिर उसके बाद अवृत्ताकार में जितने बच गए ना, ए, आ, ई, ए और आई, 3 और 3 6 इसमें आ गए, और 7 8 9 10, और एक और आ जाएगा इसमें क्या, री। ये अवृत्ताकार के आधार पर हो गया। अब हम इसके अंदर हमने पढ़ा उच्चारण काल के आधार पर पढ़ लिया, जीवा की सक्रियता के आधार पर पढ़ लिया, और ओष्ठाकृति के आधार पर पढ़ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं कौन सा, मुखाकृति के आधार पर। चौथा पढ़ेंगे मुखाकृति के आधार पर। मुखाकृति के आधार पर इसमें होते हैं 4। एक होता है विवृत स्वर, दूसरा होता है अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत, तीसरा होता है संवृत स्वर, और चौथा होता है अर्ध संवृत। ठीक है, एक बार बताता हूँ। विवृत का मतलब होता है खुला, जिन स्वरों का उच्चारण करते समय मुख खुला रहता है ना, तो उनको बोलते हैं हम विवृत स्वर। यानी कि इसके अंदर आएगा क्या, आएगा मुख, इसका अर्थ होता है खुलना, और इसका होता है आधा खुला रहता है इसमें मुख। इसमें विवृत स्वर में मुख पूरा खुला रहता है। कौन से स्वर का उच्चारण करते हैं इसमें मुख खुला रहता है, वो रहता है, इसका उदाहरण है आ। और अर्धविवृत के अंदर मुख आधा खुला रहता है, और इसके अंदर हम पढ़ते हैं ए और आई पढ़ते हैं इसके अंदर। ठीक है, और जो संवृत होते हैं ना, संवृत का मतलब होता है बंद,
इसके अंदर समृद्ध स्वर के अंदर मुख बंद रहता है और इसके अंदर हम पढ़ते हैं ई ऊ। ये जो स्वरों का उच्चारण करते हैं ना हम, तब मुख हमारे मुख की जो आकृति रहती है ना वो बंद रहती है। देख लो, जैसे कि आप ई, दीर्घ ई, लघु ऊ और दीर्घ ऊ, और साथ में आएगा री। इनका उच्चारण करते समय मुख बंद रहता है। और जो अर्ध स्मृत होते हैं ना, अर्ध स्मृत, इनके अंदर मुख आधा बंद रहता है। इनमें आधा बंद क्या रहता है? मुख आधा बंद रहता है। इसमें पूरा खुला रहता है, इसमें आधा खुला रहता है। इसमें बंद रहता है समृत में, और अर्ध समृत में मुख आधा बंद रहता है। और इसके अंदर हम पढ़ते हैं ए और ओ। तो हमारे हो चुके हैं 4 प्रकार, हम पढ़ चुके हैं। एक आखिरी प्रकार है। आखिरी प्रकार कौन सा है? उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण पढ़ लिया हमने। अब हम पढ़ने वाले हैं उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण स्वरों के स्थान के आधार पर, जो काल के आधार पर पढ़ा था ना, उच्चारण काल के आधार पर, उसमें तो ये था कि उच्चारण करने में कितना समय लग रहा है। अब हम पढ़ने वाले हैं स्वरों के प्रकार का 5वां प्रकार, वो पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर उच्चारण स्थान के आधार पर पहला होता है कंठे, दूसरा होता है तालव्य, तीसरा होता है मूर्धन्य, और चौथा होता है कौन सा? ओष्ठ्य। साथ जिनका उच्चारण हमारे कंठ से होता है वो आएंगे कंठे के अंदर, और जिनका उच्चारण तालवे से होता है, तालु से होता है, वो आएंगे तालवे में। और जिनका उच्चारण मूर्धा से यानी कि मसूड़ों से, यानी कि उच्चारण करते समय हमारी जीवा ऊपरी जो ठोस भाग है ना उनसे टकराती है, तो उनको वो आएंगे मूर्धन्य के अंदर। और ओष्ठ्य इनका उच्चारण होठों के द्वारा होता है, वो आएंगे ओष्ठ्य के अंदर। तो हम देखते हैं कि कंठे के अंदर आते हैं कौन से? ए और आते हैं कंठे में। और तालु में कौन से आते हैं? जिनका उच्चारण तालु से किया जाता है, लघु ई, दीर्घ ई, ए और आई। और जो मूर्धन्य है ना, इसके अंदर स्वरों का उच्चारण करते समय हमारी जीवा ऊपरी जो ठोस भाग है ना इससे टकराती है, इसके अंदर आता है री। और ओष्ठ्य के अंदर जिनकी आकृति, मतलब कि जिनका उच्चारण हम होठों को हिलाए बिना नहीं कर सकते हैं, वो सब इसके अंदर आते हैं। इसमें आएंगे ऊ, ओ और औ। और वो एक आता है डॉक्टर, ये भी इसी के अंदर आता है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आज आपको ये सब चीजें बताई कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं। पहले सबसे पहले तो बताया कि वर्ण विचार, उसके बारे में मैंने आपको बताया। फिर बताया स्वरों के प्रकार, कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार। 5 आधार पर स्वरों के अलग अलग प्रकार होते हैं, वो मैंने आपको बताया। अब जो चीजें मैंने आपको एक ये भी बताया था मैंने कि अंग और अह को स्वरों के अंदर काउंट नहीं करते हैं। इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। इनको अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है। ध्वनियाँ कह लो या फिर अयोगवाह स्वर कह लो, अयोगवाह ध्वनियाँ कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है यहाँ से। और जो स्वर होते हैं ना, जितने भी स्वर है ना हमारे, ये सब क्या होते हैं? अल्प प्राण व सघोष होते हैं सब। ये सब हम जब पढ़ेंगे ना अगली क्लास में, तब देखेंगे कि अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, सघोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। अल्प प्राण जिसमें प्राण वायु कम निकलती है वो अल्प प्राण होते हैं, जिनमें अधिक निकलती है वो महाप्राण होते हैं। और जिनमें घर्षण होता है वो सघोष होते हैं, जिनमें घर्षण नहीं होता है, जिनके उच्चारण करते हैं इसमें वो अघोष में आते हैं। तो दोस्तों, बीच में गर्मी इतनी थी कि बीच में 2 बार वीडियो को रोकना पड़ा था। तो दोस्तों, हमारी मेहनत भी देखिए। वीडियोस अच्छे लगे तो लाइक कीजिए,
कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपको हिंदी व्याकरण की सारी क्लासेज यहाँ पे मिलने वाली है। वर्ण विचार से लेके वाक्य रचना तक की क्लासेज हम आपको यहाँ करवाएंगे साथ में, और साथ में ही जीके भी है। हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए आप, जीके की भी आज दूसरी क्लास डाल दी गई है, 2 क्लासें हो चुकी है। सो थैंक यू।